Science Worksheet 35 Date 29 2021 Class 10 Name of student, Name of class teacher, Topic The human eye and the colorful world. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? जब व्हेन अ लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। तो बेटा ये समझ लो, जैसे ये है और यहाँ हम लिख देते हैं एयर, ये हो गया रेयर मीडियम, यहाँ लिख देते हैं वाटर, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो जब ये नॉर्मल है और एक इंसिडेंट रे है तो वो क्या करेगी? बैंड होगी दूसरे मीडियम में जाके, तो वो इस तरह से बैंड हो जाएगी। तो ये जो ये है एंगल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है नॉर्मल। जाना इसको थोड़ा सा ऐसे था, पर ये बैंड होके किस तरफ मूव कर गई? इस तरफ मूव कर गई। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करेगी? ये थोड़ा और बैंड हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी रेयर मीडियम में। और ये इंसिडेंट रे किस में है? डेंसर मीडियम में। तो ये एंगल ऑफ आर है और ये एंगल ऑफ आई, इंसिडेंट का आई, और ये है नॉर्मल एन। अब फिर से हम थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देते हैं इसका। अब इसका एंगल इंसिडेंट हमने बढ़ा दिया तो ये रिफ्रैक्टेड हो रे बिल्कुल ऐसे बेंड कर जाएगी। किस पे? जो ये लाइन है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की। और ये क्या है? नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। कौन सा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 90 डिग्री है। तो अब ये जो ये लाइन बनाई है इसने और एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का, इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यही हमें बता रहा है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में, व्हेन अ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। अब हमने अभी देखा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब ये थोड़ा सा हम और इसको बढ़ा देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। ये जो पहले इंसिडेंस एंगल थे उससे ज़्यादा बड़ा है, आई लिख देते हैं इसको। अब इसमें जो क्या है, ये एयर मीडियम है और ये वाटर क्या है? डेंसर मीडियम, ये है नॉर्मल। अब इसमें जो एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्ट होके डेंसर मीडियम में ही बन रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट होके किस में बन रहा है? डेंसर मीडियम। ये है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ इट इज़ नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज़ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या हो गया? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस में इंटरनल? क्योंकि जो एंगल इंसिडेंट में बन रहा है डेंसर मीडियम में, उसी में एंगल आर बन रहा है जो अब रिफ्लेक्शन की वजह से बन रहा है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब इसमें जो क्रिटिकल एंगल है ये उससे बड़ा होता है, रिफ्लेक्शन वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। और ये किस में बन रहा है? डेंसर मीडियम में ही बन रहा है। तो इसमें क्या हमें पता चला है? एक तो ये कि ये एंगल बड़ा है, इंसिडेंट रे का एंगल भी बड़ा है और रिफ्लेक्शन वाला भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। और जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, अभी रिफ्रैक्ट नहीं कर रही, रिफ्लेक्ट कर रही है इन डेंसर मीडियम। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं टोटल, यानी जो पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डेंसर मीडियम, यानी एक ही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आ गई, इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्ट होके डेंसर मीडियम में ही आ रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कंडीशन क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। पहली कंडीशन क्या है कि जो लाइट है वो पास होगी डेंसर मीडियम से
रेयरर मीडियम में। डेंसर मीडियम क्या था? वाटर। रेयरर मीडियम क्या था? एयर। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब हमने जब बनाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था? अब बढ़ गया था, जो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। तो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था? 90 डिग्री। तो इसकी मैं बेटा आपको अभी एक इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की इमेज है ये। अब इसमें देखो, एयर क्या है? रेयर मीडियम। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। इसके रिलेटिव डेंसिटी है n1 और इसकी रिलेटिव डेंसिटी है n2। और ये है नॉर्मल n। ये है इंसिडेंट रे, यहाँ से जा रही है, पास होके एंगल बना रही है थीटा 1 ले लो या आई ले लो। और ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ जा रही है, तो ये एंगल बना रही है थीटा 2। ऐसे ही जब ये क्रिटिकल एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, तो क्या बनाएगी? 90 डिग्री, जो अभी हमने पढ़ा था 90 डिग्री। अब ये ऐसे ऐसे पास होते, जैसे हम यहाँ एंगल इसका बढ़ाएंगे तो ये बैंड होते होते ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो एंगल बनाएंगी 90 डिग्री का। इसको बोल रहे हैं हम क्रिटिकल एंगल। क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल एंगल। अब इससे ज़्यादा फर्दर हम ये बढ़ाते हैं यहाँ इंसिडेंट एंगल को, जो इंसिडेंट रे उसे थोड़ा सा इधर बैंड कर दिया, तो क्या होगा? अब ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी डेंसर मीडियम में, और जो क्रिटिकल एंगल है 90 डिग्री उससे बड़ा एंगल बनाएगी। तो ये जो होगा ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये देखो, ये बेटा एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? हमें पता है बेटा, अर्थ पे बहुत सारी रेयर होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो प्रोटेक्ट करती है हमें। ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये सब क्या है? एयर की लेयर्स हैं। तो जो ये लेयर्स हैं, इनकी डेंसिटी भी अलग होती है। अब जब इनकी डेंसिटी अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो रेज हमें मिलती है वाइट लाइट से, वो यहाँ से पास होंगी अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। मतलब जैसे वो जिस लेयर से टकराएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? रिफ्रैक्शन वेरी करेगा, सब हर लेयर पे रिफ्रैक्शन वेरी कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी में आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? तो जैसे ये हमें पता है स्टार्स बहुत दूर हैं हमसे, तो जब इनसे जो लाइट पास होगी वो कहाँ पे पड़ेगी? अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे पड़ेगी। हमें पता है अर्थ की कितनी सारी लेयर है, और जब ये लेयर से रिफ्रैक्ट होगी तो थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, फिर नीचे आते आते फिर डिफरेंट लेयर पे फिर बैंड कर जाएगी। ऐसे बैंड करते करते हमें ये नज़र आएंगी। अब हमें पता है सबकी डेंसिटी चेंज होती है। अब जब ये डेंसिटी चेंज होगी, जहाँ ये इमेज बनी है इसकी स्टार की, वो एक्चुअल स्टार नहीं होता, वो हम इमेज देखते हैं स्टार की। तो ये जो एक्चुअल स्टार ये है, और जो इसकी इमेज बैंड हो के हमें दिखी है वो इस स्टार की दिखी है। मैं वो लिख देती हूँ स्टार 1 और स्टार 1 ये है जो ओरिजिनल स्टार है, ये स्टार 2 है। तो ये जो इमेज है ये हमें नज़र आती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से लेयर से ये बैंड होते होते जो हमें इमेज नज़र आती है वो उसकी इमेज है, और जो अपेरेंट है मतलब उसकी पोजीशन अपेरेंट है। रियल स्टार हमें हमसे बहुत दूर होता है, वो हम नहीं देख पाते। हम किसको देख पा रहे हैं? उस रियल स्टार की इमेज को, बिकॉज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बैंड हो जाती है हर लेयर पे एटमॉस्फेयर की, फिर हमें नज़र आती है, उसे हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसी की वजह से
कभी जो हमें इमेज अच्छी नज़र आती है, कभी लाइट नज़र आती है, कभी डिम नज़र आती है, तो हमें क्या लगता है स्टार ट्विंकल कर रहा है। वो ट्विंकल नहीं कर रहा होता, वो हमें जो इमेज है कभी हमें सही विजिबल हो जाती है, कभी हमें उसकी इमेज डिम नज़र आने लगती है, तो हमें ये लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है। नाउ When a star light enters the atmosphere, it undergoes refraction. अब जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो क्या करती है, रिफ्रैक्शन करती है, और ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है हर लेयर पे, क्योंकि हर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज है, तो जब वो लाइट उस पर पड़ती है तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। एज द लाइट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब वो नॉर्मल से बैंड होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार अपीयर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया स्टार का, जो अपेरेंट पोजीशन, जो इमेज बन रही होती है स्टार की, वो ओरिजिनल स्टार की जो ओरिजिनल स्टार है उससे डिफरेंट होती है, थोड़ा सा दूर होती है, वेरिएशन होता है इसमें। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। अब हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेशनरी एक जगह तो नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, थोड़ा सा वाइब्रेट करता रहता है, कि शिफ्टिंग होती रहती है उसकी लेयर्स की। जैसे ये लेयर्स है तो कभी इधर आएगा, कभी, क्योंकि एयर तो मूव करती है, कभी उधर चला जाएगा, तो ये क्या जो शिफ्टिंग हो रही है, ये कभी इधर आ गया कभी इधर आ गया, उसकी वजह से क्या होगा, उसमें अर्थ एटमॉस्फेयर में वेरिएशन आएगा, वो स्टेशनरी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से अपेरेंट पोजीशन यानी जो इमेज हमारी जो स्टार्स की दिख रही है कीप ऑन चेंज होती रहती है। दैट इज़ वाई दे अपीयर टू ट्विंकल, और इसलिए हमें क्या लग रहा होता है, वो ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टार्स अर्थ से बहुत दूर हैं। अगर हम ये प्लैनेट के साथ कंसिडर करें तो हमें प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं नज़र आएंगे। क्यों, क्योंकि प्लैनेट क्लोज हैं रैदर दैन द स्टार्स बहुत दूर है, इसलिए हमें वो जब ये एटमॉस्फेयर पे लाइट टकराती है और बैंड होती है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है इनका नॉर्मल पे जब टकराती है, उसकी वजह से क्या होगा, वो कभी हमें अच्छी दिखाई देगी, कभी चमकती हुई दिखाई देगी, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पर ये प्लैनेट के साथ नहीं होता। नाउ एडवांस सनलाइट एंड डिलेड सनसेट। अब बेटा आपको पता होगा, कई बार हमें लगता है कि हाँ सन निकल गया, पर ऐसा नहीं है, वो हमें सन की इमेज दिख रही होती है, 2 मिनट पहले हमें सनराइज दिख जाता है, और जब कई बार होता है कि सन सेट हो जाता है फिर भी हमें नज़र आ रहा होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये भी 2 मिनट, सनसेट के 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स भी हम सनसेट देख पाते हैं। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वही रीज़न है क्योंकि अर्थ की जो लेयर है, जो एयर की लेयर्स हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है नॉर्मल से। जब वो टकराती है, बैंड होती हैं, तो चेंज होते होते हमें ऐसी इमेज नज़र आती है कि वो मतलब सन राइज हो गया है, पर ऐसा नहीं होता, 2 मिनट हमें पहले सन दिख जाता है। तो इसको देखो, जैसे ये आइज़ है और ये होराइज़न है, तो होराइज़न पे जब हम देखते हैं कि ये सन है, इसमें से लाइट रेज पास होगी, और लाइट रेज पास हुई यहाँ से, और ये हमें नज़र आएगा, यहाँ से बैंड होके ये हमें नज़र आने लग जाता है यहाँ सन। तो ये जो बैंड से जो रेज बनी है वो क्या होती है, वो इमेज होती है सन की, नज़र मतलब वो निकला नहीं होता, पर उसकी इमेज बैंड होके हमें नज़र आ रही होती है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ टकराई, ये इमेज बनी, और ये जो इमेज है सन की वो हमें नज़र आएगी, पर अभी सनराइज़ नहीं हुआ। ऐसे ही सनसेट में होता है, सनसेट में भी आफ्टर सनसेट 2 मिनट्स तक हम उसे देख पाते हैं। अब
टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये थोड़ा मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ये है, ये देखो ये हराइजन पॉइंट है। अब हमें सनराइज नज़र आ रहा है। अब जो यहाँ खड़ा होगा वो क्या कर रहा है, यहाँ जब इसकी रेस पड़ी तो ये बैंड होके इसको नज़र आएगी, पर एक्चुअली ये इमेज है सन की। जो इमेज है यहाँ ऐसे ये इमेज टकरा के रिफ्लेक्ट होके ये सन की इमेज हमें दिखाई देती है और सन ये राइज हो रहा होता है। ऐसे ही सनसेट के साथ होता है। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी मैंने आपको बता दिया कि जो स्टार्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कभी डिम नज़र आते हैं, कभी लाइट नज़र आती है, तो वो हमें क्या लगता है, ट्विंकल कर रहे हैं। नाउ टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो बीम ऑफ लाइट होती है, ये देखो बेटा ये बीम ऑफ लाइट है, जब ये आती है सरफेस पे तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में ही दिखती है। जिस कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स जिसमें पार्टिकल्स हैं। अब वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं तो हमें नज़र नहीं आते, पर जब ये लाइट रेज इस पे पड़ती है पार्टिकल पे तो ये स्कैटर कर देते हैं लाइट्स को, ये चारों तरफ फैला देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि चारों तरफ लाइट मतलब एक रे पाथ बन गया है लाइट का, जिसे हम बोल रहे हैं बीम। और वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे होते हैं उसको, लाइट को, तो हमें ये लगता है कि ये बीम है। और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, कॉल्ड एज कोलाइडल पार्टिकल। उन्हें क्या बोलते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स। द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। अब लाइट तो हमें नज़र नहीं आती है, पर जब ये पार्टिकल से टकराती है तो क्या करते हैं, विजिबल हो जाती है। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। और इसको क्या बोल रहे हैं हम, टिंडल इफेक्ट। The color of scatter light depends upon the size of colloidal particle। और जो कलर है स्कैटर लाइट का वो किससे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। अब क्यों ब्लू लाइट स्कैटर कर रहे हैं, क्योंकि जो वेवलेंथ है ब्लू लाइट की वो लार्जर होती है स्कैटर लाइट में और लॉन्गर वेवलेंथ होती है। जो ब्लू लाइट की है वेवलेंथ, वेरी टाइनी पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, व्हाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। और जिनकी जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसको स्कैटर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पे। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा स्कैटर कर रहे हैं, ब्लू को ज़्यादा स्कैटर कर रहे हैं और रेड को कम करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जैसे मेडिकल्स में प्लस साइन रेड का बना है, एम्बुलेंस में जो लाइट होती है वो रेड होती है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा स्कैटर नहीं होती, वो इजीली विजिबल डायरेक्ट हो जाती है। और जो ब्लू ग्रीन ये जो कलर्स हैं इनकी लाइट स्कैटर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें ये जो रेड लाइट जो है वो जल्दी हमें नज़र आ जाती है रेदर देन एनी कलर। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। अब स्काई क्यों ब्लू कर अपीयर क्यों होती है, द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और किसकी वजह से होती है, जो लाइट स्कैटर ज़्यादा हो रही है तो उसकी स्कैटरिंग की वजह से हमें स्काई ब्लू नज़र आती है। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर फाइन पार्टिकल्स इन एयर विल स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन रेड। और जो फाइन पार्टिकल्स हैं हमारे एयर में वो क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर कर रहे हैं, किससे, रेड कलर से। Why sky appears red in color during sunrise and sunset।
अब जो स्काई है वो अपीयर क्यों होता है रेड जब सनराइज होता है और सनसेट होता है। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन। अब जैसे यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो जब सन उसके ऊपर होता है तो यहाँ जो होता है डिस्टेंस कम हो जाता है, और डिस्टेंस कम हो जाता है तो जो अदर लाइट्स है वो स्कैटर होके फैल जाती हैं, और जो मेन रेड लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर नहीं होती, तो वो ऑब्जर्वर को ज़्यादा दिखती है, जिसकी वजह से हमें सनराइज और सनसेट में हमें रेड कलर या ऑरेंज टाइप कलर नज़र आने लगता है। थ्रू thicker layers of air and larger distance in the earth atmosphere before reaching our eyes। अब क्योंकि पास में आ जाता है सन तो हमें क्या लगता है कि वो जो लाइट है वो रेड जो लाइट है वो हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वर को या हमें दिखती है, और बाकी लाइट स्कैटर हो जाती है। लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस रिजल्टिंग इन वाइट अपीयरेंस ऑफ सन। और जिनकी डिस्टेंस की जो डिस्टेंस कम है, अब जब ये सन ऊपर आता है तो ये क्या करता है, ये सारी लाइट्स नीचे भेजेगा और सब इक्वली स्क्वैटर हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से हमें वो वाइट अपीयरेंस नज़र आती है सन की। नियर द होराइजन मोस्ट ऑफ द सनलाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। और जब ये होराइजन पे पहुंच जाता है तो मोस्ट ऑफ दी जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, और इस टाइम सन दूर हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लू लाइट है वो चारों तरफ स्कैटर हो जाती है, और हमें सन जो स्काई है वो ब्लू नज़र आता है। Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength, hence the reddish appearance। और जो हमारे आँखों तक ये जो हमें रेड बता रहे हैं कि स्काई अपीयर्स रेड हो जाती है इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, वो किसकी वजह से, लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से, और रेड की लॉन्गर वेवलेंथ होती है जिसकी वजह से हमें वो रेडिश नज़र आना शुरू हो जाता है सनराइज और सनसेट के टाइम। Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength, hence the reddish appearance। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमने अभी पढ़ लिया है। व्हेन अ स्टार लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर it undergoes refraction. Due to this, refractive index changes as the light bends towards the normal. The apparent position of the stars appears slightly different from the actual position। तो जो हमें स्टार की हम देख पाते वो इमेज होती है, और वो किसकी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। Since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary, और जो हमारी जो लेयर्स अर्थ की वो स्टेशनरी नहीं है, इसलिए जो अपेरेंट पोजीशन है वो डिफरेंट होती है रियल पोजीशन से। एंड स्टार कीप ऑन चेंजिंग, और स्टार हमें लगता है कि वो चेंज हो रहा है। डैट इज़ वाई दे अपीयर टू ट्विंकल, इसलिए हमें ये लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है। सेकेंड, ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई। The color of the sky appears blue due to the scattering of light। और जो कलर है स्काई का वो किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। When the sunlight passes through the atmosphere, fine particles in air will scatter the blue color। और जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ती है, जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्कैटर हो जाते हैं मोर स्ट्रांगली देन रेड। रेड अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। बेटा ये पूरा आपको वर्कशीट में से लेना है, और ये आपका आंसर 3 है, तो इसे आप इसी में से कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, एडवांस सनराइज एंड सनसेट। जो एडवांस सनराइज है वो क्या है, 2 मिनट हमें पहले नज़र आ जाता है सनराइज़,
और 2 मिनट बाद सनसेट होता है तो हमें नज़र आ रहा होता है। द सन इज़ विजिबल 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज और सनसेट अपीयर्स 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट हैज़ टेकन प्लेस ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।